यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 पढ़ते हैं। सर आइए सर, कस्टम सबसे पहले बात बैकग्राउंड, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। सर कोई खास बात नहीं, यहां पे आप मेन चीज ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 246, सबसे पहले बात, कस्टम्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं इसके अंदर। कस्टम्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर कहां से आया? आर्टिकल नंबर 246, उसका 7th शेड्यूल, उसका लिस्ट वन इज द यूनियन लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 83। बस ये नंबर याद रखिएगा। यहां से पावर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चार्ज दी कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके सर, आइए चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या? Custom duty will be levied on import of goods into India and export of goods from India as per the rates given under Customs Tariff Act, and equal custom duty will be levied on import or export of goods by the government. Okay, गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो भी इक्वल ड्यूटीज विल बी चार्ज। ओके सर, नाउ टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, इंपोर्ट को डिटेल में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर में जब एंटर करेगा तब इंपोर्ट बिगिन होता है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट इंडिया की डेफिनेशन में केवल 12 नॉटिकल माइल तक ही आता है साहब। जीएसटी में 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया होता है। ओके तो सर, जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर में गुड्स एंटर करेगा तब इंपोर्ट बिगिन होता है, एंड इंपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स बिकम द मास ऑफ द गुड्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब वो कस्टम क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन प्रेजेंट किया जाएगा, तब उस पे जब कस्टम असेस होके कस्टम पे होता तब इंपोर्ट कंप्लीट होता है। क्लियर? तो सर एक तरह से टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया इंपोर्ट के लिए? व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, इसलिए दैट इज रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। हम आगे बात करेंगे। सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट, गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट एंड शिपिंग बिल इज फाइल्ड। एक्सपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स क्रॉस द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, तब एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। और टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? जब गुड्स कस्टम पोर्ट पे प्रेजेंट किए जाते हैं सर, उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है उस रेट से कस्टम चार्ज होता है बच्चों। हाँ है ना भाई? एंड जब गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होता है तब वो टैक्सेबल इवेंट होता है सर। ओके, अब बात आती है क्या एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट गुड्स मतलब द गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड एंड आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट एंड शिपिंग बिल इज फाइल्ड। एक्सपोर्टेड गुड्स जो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। हाँ ना भाई? एक्सपोर्ट मींस टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। सर अब आइए सर, हम बात करते हैं क्या इंडिया की डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा बेटा, कस्टम्स एक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। जीएसटी में इंडिया मींस लैंड मास प्लस 12 नॉटिकल माइल प्लस, सॉरी इंडिया जीएसटी के अंदर था क्या? इंडिया मींस लैंड मास प्लस 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया था, पर यहां जीएसटी के पर्पस के लिए सर इंडिया मींस लैंड मास जो बाउंड्री इंडिया की वो बॉर्डर प्लस 12 नॉटिकल माइल जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर से वो ही होता है। पर नेक्स्ट जो 188 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया एक्चुअली है, पर कस्टम्स एक्ट के लिए केवल 12 नॉटिकल माइल ही इंडिया का पार्ट होता है। पर उस 200 नॉटिकल माइल में, जिसको हम सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहां पे जो ऑयल रिग एस्टेब्लिश्ड है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है। मतलब अगर कोई भी गुड्स आपने उस ऑयल रिग में इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया से, तो उस पर कस्टम के प्रोविजन लेंगे। अच्छा, आपने मुंबई से मान लो कोई ऑयल रिग पे गुड्स भेजा जो 200 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया से इंडिया ही भेजा है आपने बेटा। हाँ है ना भाई? पर वो 188 नॉटिकल माइल में मान लो पानी में तैरता हुआ अपना एक जहाज है सर, वहां पे होटल है सर, तो सर वो इंडिया का पार्ट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स। ओके मालिक? सर इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने बोल दिया था क्या इंडियन कस्टम वाटर कहां तक होंगे? 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर क्या रहेगा सर? मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया जो है वो सब इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन के स्कोप में आएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका इंप्लीमेंटेशन ये हो गया सर कि कस्टम्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सर कस्टम्स एक्ट के पर्पज के लिए जब गुड्स एंटर करेगा 12 नॉटिकल माइल में, अगर कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तभी कस्टम्स के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, वरना सर जो 12 नॉटिकल माइल के आगे वाला एरिया है उसको बोलते हैं हाई सी। एंड सर अगर कोई गुड्स इंडिया में आया है 200 नॉटिकल माइल में आया, पर वो 12 में एंटर ही नहीं किया, तो सर उस पर कस्टम के कोई प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। पर अगर उसने कोई ऑफेंसेस किए, कोई उसने इलीगल एक्टिविटी करी, कोई स्मगलिंग करी या स्मगलिंग करने की कोशिश करी उस 200 नॉटिकल माइल में, तो यहाँ पे कस्टम्स के अरेस्ट एंड डिटेंशन वाले प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज कोई प्रोविजन वहां पे 200 नॉटिकल माइल में अप्लाई नहीं होते। मतलब सर कॉन्फिस्केशन, सर्च, डिटेंशन, अरेस्ट के प्रोविजंस वहां पे 200 नॉटिकल माइल तक अप्लाई होते हैं। ओके, 12 तक लैंड मास से लेके 12 तक ऑल प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स विल अप्लाई, पर 13 से लेके
200 तक ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन, अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च, सीजर वगैरह प्रोविजन लगेंगे, वो भी कब, अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर, डन, समझे मेरी बात? आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। एंड सर आइए सर सेक्शन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर अगर कोई गुड्स आपने होम कंजम्पशन के लिए एंटर कराई थी, तो सर अगर वेसल से इंपोर्ट हो रहा है तो बिल ऑफ, सर याद करो कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द, अरे भाई कस्टम चार्ज क्यों, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा क्या होना चाहिए, कस्टम चार्ज क्यों हुआ, तो टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है। किस दिन इक्वलाइज करेंगे, जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगी। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगी, जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगी। डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स कब जाएगी, जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ग्रांट होगा, फाइल होगा, या फिर एंट्री इनवर्ड, मतलब एक्चुअली होता है बिल ऑफ एंट्री आपने एडवांस में फाइल कर दी, वेसल बाद में आया और बिल ऑफ एंट्री और सर एंट्री नंबर बाद में मिला, तो सर उस दिन गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जाएगी। इसलिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। और अगर कोई गुड्स एयरक्राफ्ट या व्हीकल से आ रहा है तो ऐसे केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या अराइवल ऑफ द व्हीकल और एयरक्राफ्ट व्हिचएवर इज लेटर इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। और अगर कोई गुड्स को आपने वेयर हाउस में रखा है वहां से क्लियर कराते हो तो जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज द रिलेवेंट डेट। ओके, सेम वे इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। तो सर एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है, आप शिपिंग बिल फाइल करते हो, गुड्स प्रेजेंट करते हो, फिर कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर मिलता है, लेट शिप ऑर्डर बोलते हैं उसको बेटा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो सर जिस दिन सेक्शन 51 में आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिली है, दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। शिपिंग बिल का फाइल का उससे मतलब नहीं है, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल करते हैं उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेवेंट है, हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर। रेट ऑफ ड्यूटी कब का है, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। और ये प्रोविजन लगेंगे रेट ऑफ ड्यूटी के, भले आपने इंपोर्ट किया बाय वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ बैगेज एंड पोस्टल गुड्स के केस में सेक्शन में 15 और 16 अप्लाई नहीं होते, इनके लिए रेस्पेक्टिव अलग से सेक्शंस दे रखे हैं। आइए एक जजमेंट दे रखा है एसआर स्टील लिमिटेड और सेम जजमेंट था तिरुपति उद्योग लिमिटेड के केस में। ये बोला क्या, आपने कोई गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया लोकल मार्केट से एसईजेड को अगर बेची है तो दैट इज नॉट एक्सपोर्ट। कोई गुड्स मान लो स्टील है, स्टील के एक्सपोर्ट करने में मान लो कस्टम ड्यूटी लगता है, तो वो गुड्स अगर आपने एसईजेड को सप्लाई किया तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। रीजन बीइंग सर एसईजेड इज नॉट अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सर, एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्या, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। हाँ, नो डाउट वेरियस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए टू प्रमोट द एसईजेड हमने उसको एक तरह से इंडिया से बाहर वाला यूनिट माना हुआ है, एक तरह से आप उसको सप्लाई करो तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टम्स एक्ट के लिए भी वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टम्स एक्ट में एक्सपोर्ट को डिफाइन किया हुआ है और एक्सपोर्ट का डेफिनेशन बोलता है क्या, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड एसईजेड इज नॉट अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसलिए उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने उन गुड्स के सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। आओ मालिक सेक्शन नंबर 17 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। सर गवर्नमेंट ने यहां पे क्लियरली बोल दिया है कि जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा वो सेल्फ असेसमेंट करेगा। हाँ, कस्टमर सर वेरीफाई करेगा। तो सर सेल्फ असेसमेंट करके आप अपनी बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल फाइल करेंगे, जिसको कस्टमर, अच्छा बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में, शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के केस में सर ये फाइल करेंगे। और ऐसे केस में उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग ऑल दी गुड्स, जो भी गुड्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, जिससे कस्टमर ऑफिसर वेरीफाई कर पाए कि जो गुड्स का आपने वैल्यू डिक्लेयर किया वो सही वैल्यू डिक्लेयर किया है, प्लस सर गुड्स की आइडेंटिटी क्या है वो भी ऑफिसर वेरीफाई कर पाए। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं व्हाइल फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। अच्छा, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ये सर ऑनलाइन ही फाइल होता है सारी चीजें बेटा। ओके सर, अब आपने फाइल किया, कस्टमर सर क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, इफ एवरीथिंग फाउंड ओके और उसको लगता है जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस में उस बिल ऑफ एंट्री को वो रिटर्न कर देंगे कॉमन पोर्टल पे ही आपको ओके करके कि यस ये सेल्फ असेसमेंट सही है। वो कस्टम का अमाउंट आप पे करेंगे एंड कस्टम क्लियरेंस का बाद में ऑर्डर मिलके फिर बाद में आगे प्रोसेस देखेंगे बेटा। अब पॉइंट आता है क्या, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू सर कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है, on the basis of risk analysis and on the basis of data analysis and risk parameters on the custom portal through customs automated system ये कुछ बिल ऑफ एंट्री को सेलेक्ट करते हैं on the basis of selectivity criteria और उनका हर एक एंट्री ये लोग चेक करते हैं और उनको कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो असेसमेंट मांग सकते हैं और वो सब देखने के बाद वो असेसमेंट करेंगे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। उनको लगता है कि सेल्फ असेसमेंट जो किया है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं सब, उसी बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न कर दिया जाएगा। उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है, दे कैन रीअसेस द गुड्स और हाँ
सर रीअसेसमेंट किया है और रीअसेसमेंट करके जो बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करी इन्होंने उसको अगर एसएससी एक्सेप्ट कर लेता तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया उस एसएससी ने तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर विल हैव टू पास अ स्पीकिंग ऑर्डर, और वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट। और ऐसे केस में जो उसने रीअसेसमेंट किया है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपील वगैरह के सिस्टम में आप अपील वगैरह फाइल करिए बेटा। हाँ है ना भाई, डन। आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट। अगर कोई इंपोर्टर ने या एक्सपोर्टर ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और उसके लिए वो गुड्स का वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, गुड्स का HSN कोड डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, अल्टीमेटली गुड्स का कस्टम ड्यूटी का अमाउंट नहीं निकल पा रहा है, या फिर सर उस गुड्स का कोई सैंपल ड्रॉ करके केमिकल या अदर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजा है डिपार्टमेंट ने, या फर्दर इंक्वायरी के लिए कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो देने में टाइम लग रहा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट वो ऑफिसर को आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, तो ऐसे केस में इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो एसएससी है वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर कि साहब प्लीज मेरे इन गुड्स का एक बार टेम्पररी प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए आप। सर अगर ऑफिसर एक्सेप्ट करता है तो प्रोविजनल असेसमेंट का वो ऑर्डर पास करेगा, पर साथ में आपसे पहले एक बार वो बॉन्ड साइन करवाएगा कि कल को जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी बनता है वो आप पे करेंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। सर आपने बॉन्ड साइन किया अलोंग विद द सिक्योरिटी और श्योरिटी जो भी प्रिस्क्राइब करेगा सीबीआईसी, आपने बॉन्ड साइन कर दिया। अब सर वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया जब तक, और वो जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उस पर प्रोविजनल असेसमेंट जो ड्यूटी का अमाउंट बताया वो आपको पे करना पड़ेगा। अब सर जब भी फाइनल असेसमेंट के लिए ऑफिसर आपसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगेगा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर अब मान लो जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो एसएससी ने प्रोवाइड कर दिए, या केमिकल या लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे थे उसका रिपोर्ट आ गया। सर अल्टीमेटली जिस पर्पस के लिए जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो वजह पूरी होगी, उसका रीजन आप उसका कंक्लूजन आपके पास ऑफिसर के पास आ गया है, तो ऐसे केस में नाउ ही विल प्रोसीड फॉर फाइनल असेसमेंट। अब फाइनल असेसमेंट जब कर रहा है तब अगर ड्यूटी का अमाउंट हायर आया, सपोज प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था ₹1000 में, ये ड्यूटी का अमाउंट है सर मान लो, और फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में, वो भी 1000 में हुआ, तो बात ही खत्म सर। सर ऐसे केस में सर आपको कुछ नहीं करने का, आपका सिक्योरिटी रिलीज कराइए, बॉन्ड को कैंसिल कराइए, भारत माता की जय। अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में, 1200 में, तो ऐसे केस में 200 रुपये आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। The assessee will pay the difference amount of duty of ₹200 along with interest। और इंटरेस्ट कब से, ध्यान देना ये प्रोविजनल असेसमेंट जो कस्टम को बढ़ रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट का प्रोविजन अलग है, थोड़ा हटके ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली क्योंकि थोड़ा हटके प्रोविजन है। सर यहाँ पर 200 रुपए पे जो इंटरेस्ट बनेगा कब से बनेगा, जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस महीने की 1 तारीख से। मान लो ये प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था कब, 17 मई को, तो 1 मई से जब आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बचा। हाँ है ना। और अगर उन गुड्स को आपने वेयर हाउस में रखवाया था तो जो वेयर हाउस में रखवाते तो आपको पता है थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन होता है। तो सर आपने ओरिजिनली 1000 का प्रोविजनल असेसमेंट था तो 3000 का आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन किया होगा। फाइनल असेसमेंट 1200 में हुआ तो आपको अभी भी गुड्स अगर वेयर हाउस में तो 600 का डिफरेंस अमाउंट का थ्राइस अमाउंट, मतलब डिफरेंस कितना 200, उसका थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयर हाउसिंग बॉन्ड आपको और साइन करना पड़ेगा। अब सर अगर मान लो सर ड्यूटी का अमाउंट जो फाइनली असेस हुआ वो हुआ कितने में, 700 में। सर प्रोविजनल असेसमेंट था 1000 का, फाइनल असेसमेंट कितने में हुआ, 700 में हुआ, तो ऐसे केस में आपको सर रिफंड मिलेगा, बट रिफंड विल बी ग्रांटेड ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर द एक्सेप्शन, आपको रिफंड मिलेगा। अब आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने प्रूव कर दिया कि आपने ही बर्डन बोर्न किया, तो ऐसे केस में 300 रुपए का रिफंड आपको मिलेगा, पर इंटरेस्ट कितना, ध्यान देना, आपने रिफंड के लिए अप्लाई कब किया उससे मतलब नहीं है, ये भी हटके प्रोविजन है। जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ उसके 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो उसके 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। बच्चों सर भले आपने लेट अप्लाई किया चलेगा, पर फाइनल असेसमेंट से ही 3 महीने काउंट करेंगे और उसके नेक्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान देना बेटा, रिफंड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, रिफंड के लिए अप्लाई करने का टाइम कितना है, 1 ईयर। 1 ईयर में रिफंड अप्लाई करते हैं जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ है, ड्यूटी का एडजस्टमेंट हुआ आफ्टर फाइनल असेसमेंट, उसके 1 साल में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पर हाँ, आपने कब अप्लाई किया वी डोंट केयर, जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 3 महीने के अंदर अगर रिफंड नहीं मिला तो उसके बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हाँ है ना भाई, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैंने छोटे से एग्जांपल दे रखे, बड़ा अच्छे पॉइंट है बेटा। अच्छा कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर फाइनल असेसमेंट होने से पहले ही आपने वॉलंटरीली, फाइनल असेसमेंट होने से पहले ही आपने अगर वॉलंटरीली, एक सेकेंड, फाइनल असेसमेंट होने से पहले ही आपने वॉलंटरीली कुछ अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे कर दी, तो जितना अमाउंट आपने पे कर दिया उस पे इंटरेस्ट उस दिन तक का लगेगा जितना आपने पे कर दिया बेटा, है ना। रिमेनिंग अमाउंट पे रिमेनिंग डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा बच्चों, है ना भाई, क्लियर, कोई खास बात नहीं है। आइए बच्चों, सर अच्छा
जिनके भी मई 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स है उनके लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ था, वहां बोल दिया था मई 26 एंड ऑनवर्ड्स, वहां बोल दिया क्या, प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया कि 2 साल के अंदर फाइनल असेसमेंट कर देना, 2 इयर्स, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट यहाँ नहीं दे रही थी, तो अब बोल दिया इसके अंदर 2 साल के अंदर प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट कर देगा। और अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो फाइनल असेसमेंट नहीं कर पा रहा है तो कमिश्नर के पास पावर है कि 1 more ईयर तक का टाइम दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर को फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट। अब ये 2 साल प्लस 1 ईयर कब से, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास होता वहां से बच्चों। ओके डन। आइए अब रेगुलेशंस, कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018, ये बोलता है क्या, अगर किसी भी एसएससी ने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया है तो सर प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद में जब ऑफिसर उससे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मांगता है उसके 1 मंथ के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल कराने पड़ेंगे। पर अगर लेट हो रहा है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो 3 महीने का टाइम उसको और दे सकता है, और अगर उसमें भी नहीं दे पा रहा है तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो उसको फर्दर 3 more month का टाइम अलाउ कर दे, और उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा किसी रीजनेबल रीजन से तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर आपको और टाइम अलाउ कर सकता है। कितना टाइम, विच द कमिश्नर डिम्स फिट, उतना टाइम अलाउ कर देगा टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स। क्लियर सर। अब जब इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट हो गए हैं उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन को देखेगा, उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट करेगा। ड्यूटी का अमाउंट फाइनलाइज हो गया, ड्यूटी का अमाउंट आप पे करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट वगैरह जो हमने बात ऑलरेडी कर ली। सर सारा अगर पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाता है तो बॉन्ड विल बी कैंसल्ड एंड आपकी जो सिक्योरिटी या श्योरिटी थी उसको रिलीज कर दी जाएगी। एंड अगर किसी भी पर्सन ने इन प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो सर सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे द पेनल्टी। हाँ है ना भाई, क्लियर डन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में अगर पेनल्टी अमाउंट 50,000 लिखा तो इसको 2 लाख रुपए कर दीजिएगा प्लीज, आपकी बुक के अंदर करेक्शन करिएगा, यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट इज अप टू रुपीज 2 lakhs। ओके क्लियर सर डन। ध्यान देना एक भाई जनवरी 26 एग्जाम है तो भी 2 लाख रुपए ही रहेगा। अच्छा मई 26 एंड ऑनवर्ड से तो 2 लाख मैंने आपकी बुक के अंदर लिख रखा है बच्चों। ओके क्लियर डन। सर ध्यान रखिएगा यहाँ पे जिनके भी मई 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम से यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशंस 2025 एप्लीकेबल हो गए हैं, जिसके अंदर वो 2 साल का जो टाइम दिया था फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ बातें कही है, प्लस कितने टाइम में एसएससी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। थोड़ा सा चेंज है, आप उसको रीड करिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई टफ नहीं बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 19 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड चार्जिंग ऑफ ड्यूटी। सर अगर आपने कभी भी कोई गुड्स इंपोर्ट नहीं किया, आपने सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट किया, सिंगल गुड्स इंपोर्ट नहीं किया, आपने कॉम्बो इंपोर्ट किया, अब कॉम्बो जो इंपोर्ट किया हर गुड्स पर स्पेसिफिक ड्यूटी अगर थी, मतलब अमाउंट पर यूनिट चार्ज होता था, तो सर इररेस्पेक्टिव वैल्यू आपने कॉम्बो इंपोर्ट किया, कॉम्बो प्राइस है, कॉम्बो प्राइस से मतलब ही नहीं है, पर यूनिट अमाउंट ऑफ ड्यूटी फिक्स करी हुई है, तो जितना यूनिट आपने इंपोर्ट किया जो जो गुड्स पर रेस्पेक्टिव कस्टम का अमाउंट निकलेगा और रेस्पेक्टिव कस्टम का अमाउंट का आप पेमेंट कर देना। पर अगर ड्यूटीज विद रेफरेंस टू वैल्यू एड वैलोरम ड्यूटी है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू के बेस पे कस्टम लगता है, तो ऐसे केस में किस रेट से कस्टम लगाया जाएगा। अगर प्राइस कॉम्बो दे रखा है तो जैसे हमने मिक्स सप्लाई पढ़ा था हाईएस्ट रेट, तो सर वही फंडा यहाँ पे लगता है कि सर अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का इंडिविजुअल वैल्यू डिटरमिनेबल है तो उसका वैल्यू निकाल लो, रिमेनिंग जो गुड्स बच गई कॉम्बो में उसमें रिमेनिंग वैल्यू का हाईएस्ट जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा उन रिमेनिंग गुड्स में से वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर डन। और अगर आपने साथ में कुछ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट किए, क्या इंपोर्ट किया बेटा, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जो मैंने यहां दे रखे हैं बेटा, टेबल यहां थोड़ा सा पीडीएफ में डिस्टर्ब हो गई, कोई बात नहीं, आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको प्रिंटेड फॉर्म में। सर ध्यान देना आपने सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट किए, सेट ऑफ आर्टिकल्स जो इंपोर्ट किए उसमें सिंगल वैल्यू दे रखी है सारी गुड्स की, और वैल्यू के बेस पे अगर रेट ऑफ कस्टम लगता है तो हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। पर अगर किसी इंडिविजुअल गुड्स का वैल्यू निकाल सकते हो तो रेस्पेक्टिव गुड्स का वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट ऑफ कस्टम लगा देना, बाकी गुड्स की जो रिमेनिंग गुड्स है उनमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो लगेगा रिमेनिंग वैल्यू पे बेटा। हाँ है ना भाई। अब ध्यान देना अगर आपने साथ में अलोंग विद द गुड्स कुछ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट किए, अगर पार्ट्स और कंपोनेंट्स एसेंशियल क्वांटिटी में है तो हम पार्ट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए मानेंगे ही नहीं, आपने मेन गुड्स इंपोर्ट किया मानेंगे बेटा। जैसे आपने कार इंपोर्ट करी, साथ में एक टायर आया, स्टेपनी एक्स्ट्रा, एक टायर मतलब 4 टायर तो लगे हुए भाई, एक टायर एक्स्ट्रा आया तो दैट इज नॉट एक्स्ट्रा टायर, दैट इज स्टेपनी, दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कार ओनली, उसको कार में ही क्लासिफाई करेंगे। पर अगर आपने एक कार इंपोर्ट करी साथ में 10 टायर एक्स्ट्रा मंगा दिए तो इफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड इन एडिशनल क्वांटिटी तो उसको सेपरेट गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर बिल में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसमें कार का वैल्यू अलग दे रखा है, टायर का एक्स्ट्रा टायर का वैल्यू अलग दे रखा है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बात खत्म। पर अगर उन 10 टायर जो था एक्स्ट्रा उसका अलग से वैल्यू नहीं दे रखा है तो हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल, और सेक्शन 19 के हिसाब से जो हाईएस्ट रेट होगी भली टायर की हो भली कार की, उस अकॉर्डिंग रेट ऑफ कस्टम लगेगा ऑन एंटायर सेट ऑफ आर्टिकल्स। ओके डन। सर आइए सेक्शन 21 जेटसम फ्लोटसम डायरेक्ट रैकेज। जेटसम याद आया क्या कुछ, जेटसम
फ्लोटसम, डायरेक्ट, रेकेज। ऐसे ऐसे नहीं होए सर। तो सुनना, जेटसम मतलब गुड्स विच आर थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन, जिसको इंटेंशनली आपने फेंका है ताकि आपका वेसल सेव हो जाए। सर अब वो गुड्स को बोलते हैं जेटसम। फ्लोटसम, गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक, जहाज डूब गया, गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट। राम 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 लिख दिया था आपने सारी गुड्स से बेटा, हाँ है ना भाई। डायरेक्ट, सर अनअटेंडेड बोट, स्टीमर और वेसल इन द सी इज कॉल्ड डायरेक्ट। सर रैकेज, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप, ब्रोकन हार्ट्स नहीं बोला ओ टाइटैनिक, सर ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप आर कॉल्ड रैकेज। तो जेटसम, फ्लोटसम, डायरेक्ट, रैकेज, ये गुड्स अगर इंडिया में आई है या कोई पर्सन लेके आया इन गुड्स को, तो जो पर्सन इसका टाइटल क्लेम कर रहा है, ओनरशिप क्लेम कर रहा है, उस पर्सन को इन गुड्स पे कस्टम भी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अपनी ओनरशिप क्लेम करनी पड़ेगी, फिर कस्टम भी पे करना पड़ेगा। इन गुड्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन गुड्स का वैल्यू या तो ऑक्शन प्रॉपर वैल्यू निकालेगा या फिर इन गुड्स का ऑक्शन करके वैल्यू निकाला जाएगा, उस अकॉर्डिंग कस्टम पे करना पड़ेगा जो पर्सन इसका ओनरशिप क्लेम कर रहा है। आइए सेक्शन में 22 और हाँ एक और चीज, अगर प्रॉपर वे से सेटिस्फाई हो जाएगी, ये ड्यूटी फ्री गुड्स है तो ठीक है, इन पे ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होगी, एक अलग बात है बेटा। आइए सेक्शन 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? डैमेज हुआ है गुड्स तो अबेटमेंट में थोड़ा डिस्काउंट, हाँ है ना भाई। पर कब मिलेगा ये? इसमें दो केस है, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग। कोई गुड्स अगर डैमेज हो गया था या फिर डेटोरेट हो गया था, ध्यान देना बेटा, डिटोरेशन केवल बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग ही है। अनलोडिंग होने के बाद कोई गुड्स डिटोरेट हुआ है तो वहां अबेटमेंट नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके हाँ, आफ्टर अनलोडिंग अगर कोई गुड्स डैमेज हो गया है विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, सर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउस में रखा है तो बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, सर और डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए रिमूव करो तो बिफोर एग्जामिनेशन। अगर कोई गुड्स मतलब अल्टीमेटली बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन कोई गुड्स डैमेज हो गया विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, या बिफोर अनलोडिंग या ड्यूरिंग अनलोडिंग या तो डैमेज हो गया या डिटोरेट हो गया है, तो ऐसे केस में जितना वैल्यू उसका कम हो गया है उतना प्रोपोर्शनेट आपको कस्टम का अमाउंट बेनिफिट मिल जाएगा, उतना कस्टम का अबेटमेंट मिल जाएगा, उतना कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। अब उसका वैल्यू डैमेज होने के बाद कितना रहेगा, कैसे निकालेंगे? या तो प्रॉपर ऑफिसर इसका वैल्यू डिटरमाइन करेगा या फिर ऑक्शन करके इन गुड्स का वैल्यू निकाला जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द इंपोर्टर। क्लियर? डन सर। और प्रोपोर्शन आपको अबेटमेंट मिल जाएगा। आइए 23 बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट, डेस्ट्रॉयड एंड अबेंडन गुड्स। सबसे पहली बात करूं क्या, लॉस्ट और डेस्ट्रॉयड पर, हाँ अदर देन पिल्फरेज। देखो पिल्फर्ड गुड्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, सेक्शन दे रखा है मैंने आपको। पिल्फर्ड गुड्स के केस में तो कस्टोडियन आर लायबल टू पे द कस्टडी, इसको बोलते चोरी हुआ है, पेटी थेफ्ट इज कॉल्ड पिल्फर्ड। तो पिल्फर्ड के अलावा बात करिए, अगर कोई गुड्स लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, अब आप खुद बताइए कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। कस्टम चार्ज हुआ जब गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जा ही नहीं रहा है, उससे पहले ही लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कस्टम एट ऑल। ऐसे केस में रेमिशन आपको मिल जाएगा, भले वो लॉस और डिस्ट्रक्शन जो हुआ है बिफोर अनलोडिंग हुआ, आफ्टर अनलोडिंग हुआ, ड्यूरिंग द अनलोडिंग हुआ, आफ्टर अनलोडिंग इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हुआ, या इन द वेयरहाउस हुआ, अल्टीमेटली बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस हो गया विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो रेमिशन ऑफ ड्यूटी विल बी अलाउड। और अगर ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी थी इंपोर्टर ने तो उसको रिफंड दे दिया जाएगा। और सर अब आ रहा है क्या, अबेंडन गुड्स। अगर कोई गुड्स जो आपने इंपोर्ट करी है किसी भी कारण से, मैं तो कह रहा हूं गुड्स थोड़े डैमेज हो गए, थोड़े खराब हो गए, ये मैं तो कह रहा हूं पेटी पैक एकदम परफेक्ट गुड्स था, या आपको लगता है मार्केट में अब नहीं बिक पाएगा किसी भी कारण से, अगर आपको लगता है कि मेरे को गुड्स अब नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में इंपोर्टर कैन relinquish the title of such goods in favor of commissioner of customs। relinquish मतलब ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, डोनेट कर दिया एक तरह से कस्टम वालों को। और ऐसे केस में अगर relinquishment कर दिया है तो नो कस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन सच इंपोर्टेड गुड्स। ओके डन। पर हाँ अगर कोई गुड्स के रेस्पेक्ट में आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ तो ऐसे केस में relinquishment का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। ओके क्लियर? डन। एक जजमेंट था सिम्फनी सर्विसेज कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में, असेस ने गुड्स इंपोर्ट किया, अब उसको लगता है कि ये गुड्स अगर मेरे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बिक पाएंगे, ये अब गुड्स किसी नेचुरल रीजन की वजह से यूजलेस हो गए, मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा डैमेज भी हो गया, पर उसको लगता है कि अब मेरे को नहीं चाहिए गुड्स, तो ही कैन अप्लाई फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी। उसने रेमिशन के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 23 और बोलता है कि मेरे को ड्यूटी पे नहीं करना है, ये ड्यूटी जो पे किया उसका रिफंड दीजिए। वो क्या बोलता है एसएससी कि रिफंड दो या फिर मेरे ड्यूटी पे नहीं करना है, रेमिशन दो, कुल मिला के सेक्शन 23। पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर बोलते हैं नहीं साहब आपको हम अबेटमेंट दे देंगे, सेक्शन 22 का बेनिफिट दे देंगे, गुड्स अगर डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत खराब हुआ तो, पर हम आपको रेमिशन अलाउ नहीं करेंगे, गुड्स खराब नहीं हुआ पूरा इसलिए। तो साहब एसएससी केस जीत गया। वहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला क्या, ओ भाई साहब
मैं तो कह रहा हूं गुड्स खराब नहीं हुआ, पैटी पैक एकदम परफेक्ट गुड्स है, फिर भी अगर एसएससी चाहता है कि इसका रेमिशन उसको मिलना चाहिए, ही वांट टू रिलिंक्विश द टाइटल, ये उसका अधिकार है, ही कैन। और ऐसे कैसे में रिलिंक्विशमेंट मिला, भले डैमेज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सेक्शन 26A, मुझे बड़ा ही सुंदर सेक्शन ये लगता है कि अगर मान लो कोई गुड्स आपने इंपोर्ट कर लिया, उसको क्लियर भी करा दिया फॉर होम कंजम्पशन, और फिर पता पड़ा, जैसे अपने गोडाउन में अपनी फैक्ट्री ले गए, गुड्स खोला और गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, अब क्या करेंगे साहब? ऊपर जो सेक्शन था रिलिंक्विशमेंट वाला, वो कब अप्लाई होता है? जब बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन आपने गुड्स को रिलिंक्विश कर दिया, तो आपको कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, फिर रिलिंक्विश या फिर रेमिशन मिल जाएगा। यहां तो सर आपने इंपोर्ट कर लिया यार, आप हर एक गुड्स को थोड़े कस्टम पोर्ट पे खोल खोल के चेक करोगे यार, आप तो क्लियर करा के ले आए। अब कंटेनर आया अपनी फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में अपने चेक किया, तो पता पड़ा गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, मंगाया कुछ और था, आया कुछ और है। अब ऐसे केस में सर यहां पे सेक्शन 26A में अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और यहां एसएससी को इंपोर्टर को बेनिफिट दिया और बोला क्या, ऐसे केस में अगर गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव और नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, या फिर सर तो ऐसे केस में आप अब रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर हाँ कंडीशन क्या है, गुड्स यूज्ड गुड्स नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी वर्कड और रिपेयर्ड और यूज्ड। हाँ आफ्टर वॉच यूज, जिससे जैसे मशीन ऑन करके पता पड़ता है कि साहब मशीन खराब है, तो एक अलग बात है बेटा, अदरवाइज यूज नहीं होनी चाहिए। एंड एसीडीसी ऑफ द कस्टम्स शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सच गुड्स की जो गुड्स इंपोर्ट होती है वही गुड्स ये बात कर रहा है, दूसरी कोई गुड्स नहीं है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। पर कंडीशन क्या है, आपने इन गुड्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी का ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया होना चाहिए, प्लस इन गुड्स को या तो आप एक्सपोर्ट कर दो, क्या कर दो मालिक, या तो एक्सपोर्ट कर दो या इन गुड्स का टाइटल रिलिंक्विश कर दो इन फेवर ऑफ कमिश्नर कस्टम्स, या फिर कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में इन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दो अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी, कि सर बिल्कुल खत्म कर दिया हमने इन गुड्स को, तो ऐसे केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पर हाँ ये या तो एक्सपोर्ट करना है या रिलिंक्विश करना है, या फिर सर या फिर आपको इन डिस्ट्रॉय करना है, ये आपको करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। कस्टम क्लियरेंस जब कराया वहां से 30 दिन के अंदर आपको ये कराना है, पर हाँ किसी रीजनेबल रीजन से 30 दिन में आप ये काम नहीं कर पाए तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि फर्दर 3 महीने का टाइम आपको और प्रोवाइड कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट या रिलिंक्विशमेंट या डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। ओके, और सर अगर आपने ये कर दिया, इन तीनों में से कुछ भी कर दिया, तो जिस दिन ये काम किया उसके 6 महीने में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। अगर एक्सपोर्ट किया तो जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, रिलिंक्विशमेंट किया तो जिस दिन रिलिंक्विशमेंट किया, डिस्ट्रॉय किया तो जिस दिन डिस्ट्रॉय किया, उसके 6 महीने में रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। जो भी कस्टम आपने पे किया था उन गुड्स पर, उन गुड्स का आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कस्टम पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। पर हाँ अगर कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे, हैजार्डस नेचर के थे और वो खराब हो गए थे या ऑफेंस कमिटेड गुड्स थे, तो ऐसे केस में ये सेक्शन के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, वहां रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। आइए सर सेक्शन में 24 डी नेचरिंग ऑफ गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स, ये बोलता है क्या, गुड्स इंपोर्ट किया और ऐसा ही गुड्स जैसे दारू, एल्कोहल, आपको तो पता ही है ना सब यार, हाँ है ना भाई, एल्कोहल लिकर हो, अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया एल्कोहल को, तो उसका रेट ऑफ कस्टम हायर है, रेट ऑफ कस्टम कम है। और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर आपने दारू इंपोर्ट करी है तो ऐसे केस में कस्टम्स की रेट हायर है। तो अगर ऐसा कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया जिसके यूज के बेस पे उसका कस्टम्स का रेट डिटरमाइन होता है, तो ऐसे केस में इंपोर्टर को ऑप्शन दिया कि जब वो गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके अंदर इंपोर्ट गुड्स में कुछ क्वांटिटी ऑफ ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दे, so that now those goods remain capable of being used for a particular use only। उसको बोलते हैं डीनेचरिंग करना, खराब करना, पूरा खराब नहीं करना। समथिंग लेस देन डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स। अब ऐसे केस में दारू के अंदर अगर आपने क्या मिक्स किया, बस सोडा हो, सर इधर ध्यान, सर आपने इथेनॉल अगर मिक्स कर दिया तो नाउ इट रिमेन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली, तो ऐसे केस में इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो कस्टम की रेट होती है वही लगेगी बेटा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में आप डीनेचरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर ने अगर आपको अलाउ किया है तो उस गुड्स में प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंपोर्टेड गुड्स, ऐसा प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स ऐसा आपने इंपोर्ट गुड्स में मिक्स कर दिया, सो दैट इट रिमेन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज ओनली। तो जिस यूज के लिए वो बचा है उस यूज पे जो रेट ऑफ कस्टम, उस यूज के हिसाब से जो कस्टम लगता है उन गुड्स पे, वही कस्टम आप पे लगेगा। क्लियर, डन। आइए बच्चों सर नेक्स्ट सेक्शन है क्या, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स वापस से इंडिया में आ गया, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ब्रॉट बैक टू इंडिया। पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स वापस से सेल रिटर्न हो गया, और वो गुड्स ऐसा था जिसके एक्सपोर्ट करने पे आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर पे करी थी, तो ऐसे केस में सेक्शन में 26 बोलता है क्या, जिस दिन वो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था उसके 1 साल में अगर वो गुड्स रिटर्न हो गया, तो सर ऐसे केस में जब वो रिटर्न हुआ
तो एक तरह से अल्टीमेटली एक्सपोर्ट नहीं हुआ, और हमने एक्सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने पे की उसका आपको हम क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। पर सर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जिस दिन इंपोर्ट किया था उसके 6 महीने में रिफंड के लिए अप्लाई करना। वी विल ग्रांट यू द रिफंड ऑफ व्हाटएवर कस्टम ड्यूटी यू हैड पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स। ओके डन। सेकंड बात, ये तो हो गया खत्म सेक्शन नंबर 26। अब सुनना बाकी बातें, मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, एक एक बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये टॉपिक आगे भी कनेक्ट हो रहा है सारा। ओके इसी से कनेक्ट होगा। सेकंड बात, अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया था और वो अगर रिटर्न हो गया, क्यों हुआ? बाय वे ऑफ रीसेल। मतलब मैंने यहां से दुबई कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और आपने उसको इंपोर्ट कर लिया, बाय वे ऑफ रीसेल आया, तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट माना जाएगा यार। दैट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज नॉर्मली इंपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया से बाहर गया ही नहीं था, हम तो मानेंगे आपने नॉर्मली दुबई से इंपोर्ट किया, बात खत्म। बिकॉज जब मैंने एक्सपोर्ट किया मेरा ट्रांजेक्शन खत्म, आपने इंपोर्ट किया या किसी ने, मैंने भी इंपोर्ट किया, रीसेल की वजह से आया है, तो नॉर्मल इंपोर्ट यार। इट विल बी ट्रीटेड एट पार विद द नॉर्मल इंपोर्ट और नॉर्मल कस्टम ड्यूटी लगेगी। क्लियर? खत्म। नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब सुनना, अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और वो अदरवाइज बाय वे ऑफ रीसेल इंपोर्ट हुआ है वापस से, मतलब सेल रिटर्न हुआ है, तो पहली बात तो मैंने आपसे कर ली कि अगर कोई गुड्स सेल रिटर्न होता है और उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे अगर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का आप रिफंड ले सकते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर वो गुड्स 1 साल में रिटर्न हो गया था तो। ओके दूसरी बात, अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट किया था और रिटर्न हो गया है, सेल रिटर्न हुआ है साहब, तो सर उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे, उस पर नॉर्मल कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो नहीं लगेगी, नॉर्मल कस्टम के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगे। ऐसे केस में उसको कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। पर हां, अगर उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर उसने ड्यूटी ड्रॉबैक लिया था या रिफंड ऑफ आईजीएसटी लिया था, या आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी उस गुड्स को एक्सपोर्ट किया था अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी, और वो गुड्स अगर रिटर्न होता है तो नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे, नॉर्मल कस्टम पे नहीं करना है। पर सर उन गुड्स को जब आप रिटर्न कराएंगे तब आपने जो भी बेनिफिट अवेल किए थे एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे आपने आईजीएसटी का रिफंड लिया था, आपने ड्यूटी ड्रॉबैक लिया था, वो उतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सिंपल, जितना आपने कस्टम का बेनिफिट लिया उतना रिटर्न कर दो बेटा गवर्नमेंट को, बाकी नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे, बस उतना ही कस्टम पे करना है। पर कंडीशन क्या है? दोज गुड्स शुड बी री इंपोर्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years which is further extendable by further 2 more years, but sir those goods should be returned without being remanufactured or reprocessed। वहां से जो गुड्स आ रहा है, वो जो गुड्स आपने भेजा था वही आ रहा है सर, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, रिसाइकलिंग, रीकास्टिंग अब्रोड, वो गुड्स रीमैन्युफैक्चर्ड या रीप्रोसेस नहीं होना चाहिए। जो गुड्स एक्सपोर्ट किया था वही रिटर्न होके इंपोर्ट हुआ है। क्लियर? सेकंड थिंग, अगर जो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था उस टाइम पे आपने रॉड टेप या रॉशेल इस तरह की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का बेनिफिट आपने लिया था अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और वो गुड्स अगर रिटर्न हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year which is further extendable to 1 more year without being remanufactured or reprocessed, तो ऐसे केस में जब आपने एक्सपोर्ट के टाइम पे अमाउंट ऑफ रोड टेप या रोशेल का जो बेनिफिट लिया था उतना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। नॉर्मल कस्टम पूरा पे नहीं करना है, केवल इतना अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको कस्टम का गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जब गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए थे तो अपने एडवांस ऑथराइजेशन सर या डीएफआईए या एपीसी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए, इस तरह की ड्यूटी एग्जीबिशन स्कीम का बेनिफिट लेते हुए गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो गुड्स वापस रिटर्न हो गए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year which is further extendable to 1 more year, तो ऐसे केस में जो आपने सर एक्सपोर्ट किया था गुड्स, वो जब रिटर्न होता है तब उस पर आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, जब आपने इंपोर्ट किया उस टाइम पे जो रेट ऑफ जीएसटी होगा उतना आप पे कर देना, आपको और कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं अगर वो 1 साल में गुड्स रिटर्न हो गया था तो। एंड सर नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जो एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आया है। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, अगर कोई गुड्स आपने इंडिया से बाहर भेजा था, एक्सपोर्ट किया था फॉर रिपेयर्स, स्पेसिफिकली मैं रिपेयर्स की बात कर रहा हूं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, छोटा सा सेक्शन है पर बहुत काम का एग्जाम्स के लिए। अगर कोई गुड्स आपने इंडिया से बाहर भेजा था फॉर रिपेयर्स और रिपेयरिंग होकर वापस से वो गुड्स इंडिया में आ रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years which is further extendable to 2 more years, और गुड्स की आइडेंटिटी मस्ट बी द सेम, वही गुड्स आना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो गुड्स वापस से रीमैन्युफैक्चर्ड या रीप्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, गुड्स की आइडेंटिटी मस्ट बी द सेम, एंड जिसने एक्सपोर्ट किया था वही गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, ओनर मस्ट बी द सेम। तो ऐसे केस में दिल थाम के सुनेगा, जब वो गुड्स वापस से आएगा सर, उस पूरी गुड्स की वैल्यू पे कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, उसका जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग था, ध्यान से सुनना, मैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सारे पॉइंट कवर कर दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, सो दैट आपके एग्जाम में कभी गलती नहीं हो, सारे पॉइंट एग्जाम के क्वेश्चन के रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
फिर कोई भी क्वेश्चन उठाना ऐसे खत्म होगा बेटा। सर जब रिपेयर होके वो मशीन वापस आएगी तब फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, आई रिपीट, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, भले उसने हमसे चार्ज किया था या नहीं किया था, जैसे वारंटी पीरियड में था उसने हमसे कोई चार्ज नहीं किया रिपेयरिंग के लिए, तो भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, लाने का भी और ले जाने का भी खर्चा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे कस्टम पे करना पड़ेगा। कस्टम के साथ में IGST GST से जो भी लगता है सब पे करना पड़ेगा, नॉर्मल कस्टम पे करना पड़ेगा पर किस वैल्यू पर, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग, भले उसने हमसे चार्ज किया था या नहीं किया था, जैसे वारंटी पीरियड में था। तो क्लियर, सपोज 60% उसने डिस्काउंट दिया हमको रिपेयरिंग के लिए, तो फेयर कॉस्ट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। सपोज 4 लाख रुपए दे रखा है आफ्टर 60% डिस्काउंट, मतलब ये 40% है, तो 100% कितना होगा फेयर कॉस्ट, 10 लाख रुपए। 10 लाख इज द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज ऐड कर देना, आ जाएगा वैल्यू, उस पर लगा देना क्या, नॉर्मल जो कस्टम लगता है वो, उस मशीन की जो रेट ऑफ कस्टम होगी सर बस वो कस्टम लगा देना, बेसिक कस्टमरी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 3739 सब कुछ ऑन दैट वैल्यू ओनली। क्लियर, डन। अब सुनना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, कोई मशीन अंडर वारंटी थी, आपने सर इंपोर्ट किया था ओरिजिनली, उसको रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजा, खराब हो गई थी सर, तो उस मशीन की रिपेयरिंग में टाइम लग रहा था, तो उसने क्या किया, एक नई मशीन आप क्या भेज दी कि ठीक है यार तुम यूज करो मस्त रहो, तो नई मशीन जब भेजो तो उस पर नॉर्मल कस्टम लगेगा मेरे भाई, नॉर्मल वैल्यू पर, ये वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स चेंज हो गई है, आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज्ड। पर ये वही मशीन अगर रिपेयरिंग के बाद भेजता सेम मशीन, तो ऐसे केस में फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इसी पे कस्टम लगता है बेटा। क्लियर, डन। शायद मेरी बात समझ में आ गई। और हाँ, कोई भी गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया, वापस से रिटर्न हो गया और एक्सपोर्ट टाइम पे आपने कोई बेनिफिट लिए नहीं थे, तो जब वो गुड्स रिटर्न होगा तब आपको भी कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। अब जो मैंने ऊपर कंसेशन पढ़ा है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे इन 3 केसेस में। फर्स्ट, अगर किसी 100% EOU या फ्री ट्रेड जोन वाली गुड्स यूनिट ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स वापस अगर रिटर्न हो गया, तो सर नॉर्मल कस्टम पे करना पड़ेगा, नॉर्मल इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। ये जो केवल अमाउंट ऑफ बेनिफिट है केवल इतना पे नहीं करना, नॉर्मल पूरा कस्टम पे करना पड़ेगा इन तीनों केस में। सेकंड है, गुड्स इंपोर्ट गुड्स हैड बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस अंडर कस्टम्स, क्योंकि सर जब प्राइवेट वेयरहाउस या पब्लिक वेयरहाउस में गुड्स पड़ा था वहीं से एक्सपोर्ट किया और वहीं से वापस इंपोर्ट कर लिया आपने आउट ऑफ इंडिया से, तो वो नॉर्मल इंपोर्ट है यार, क्योंकि वेयरहाउस में जब रखा था आपने ओरिजिनली इंपोर्ट पे कस्टम पे ही नहीं किया था। अब ओरिजिनली इंपोर्ट पे कस्टम पे नहीं किया, वेयरहाउस में रखा, वहीं से एक्सपोर्ट किया, अब वो गुड्स वापस इंडिया में आता है तो नॉर्मल इंपोर्ट मानेंगे ना उसको यार। सेम वे सर ये EOU वगैरह में भी क्या था, जब आपने डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बनाया होगा EOU के अंदर या फ्री ट्रेड जोन में, तो इन्होंने परचेज ऑफ गुड्स पे कोई कस्टम पे नहीं किया, अब इन्होंने एक्सपोर्ट किया, अब वो गुड्स रिटर्न होकर इंडिया में आ गया तो नॉर्मल कस्टम लगेगा साहब इस पे। एंड देन सर 4th शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट में जो गुड्स कवर्ड है, जैसे जो आपके काम आते हैं ना बड़ा, टोबैको बेस्ड गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इनके एक्सपोर्ट करने के बाद वापस से गुड्स अगर रिटर्न होता तो नॉर्मल इंपोर्ट मानेंगे इसको और नॉर्मल कस्टम के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, नॉर्मल कस्टम पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। आइए एक लास्ट बात और बची है, मान लो कोई गुड्स आपने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था और आपने एक्सपोर्ट किया था उन गुड्स को, और वो गुड्स अभी इंडिया में वापस से आपके पास आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स। अगर वो गुड्स इंडिया में आया है वापस से फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और नेपाल के केस में 10 साल का टाइम दे रखा है। क्लियर सर। सेकंड थिंग, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीपैकिंग लिए आ रहा विद इन 1 ईयर। देखिए रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग लिए आ रहा 3 साल का टाइम दिया, रिफाइनिंग, रीमेकिंग और रीप्रोसेसिंग लिए आ रहा है, मतलब गुड्स था ही खराब उसको वापस से बनाना है आपको, तो रिफाइनिंग, रीमेकिंग और रीप्रोसेसिंग के लिए विद इन 1 ईयर का टाइम दे रखा है। तो ऐसे केस में जब वो गुड्स आएगा रिपेयरिंग, रिफाइनिंग एटसेट्रा के लिए, उस पर कोई इंपोर्ट के कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कोई कस्टम का बेनिफिट भी आपको विड्रॉ नहीं होगा, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि ये गुड्स जब आ रही है उसके 6 महीने में मैं वापस इन गुड्स को बाहर भेज दूंगा। क्लियर। और जो गुड्स इंपोर्ट हुआ है वही बाहर जाना चाहिए, गुड्स की आइडेंटिटी मस्ट बी द सेम, गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ, फर्दर एक्सटेंडेबल बाय कमिश्नर बाय 6 मोर मंथ्स। हाँ है ना भाई, इतने टाइम में गुड्स वापस एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कोई कस्टम का बेनिफिट जो आपने एक्सपोर्ट टाइम पे लिया था वो भी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सर ध्यान देना, जब गुड्स इंपोर्ट किया उस पर रिपेयरिंग वगैरह किया तो थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस की लिमिट में अगर लॉस भी हुआ तो भी चलेगा सर, पर जब गुड्स प्रोसेस होकर बन गया है वापस से, जब गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे वो 6 महीने प्लस 6 महीने में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, गुड्स की आइडेंटिटी मस्ट बी द सेम। तो ऐसे केस में जब इंपोर्ट हुआ
रिपेयरिंग एटसेट्रा के लिए, तो कोई कस्टम का बेनिफिट विड्रॉ नहीं होगा। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है, अब ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी से बदला लेना है, द बेस्ट रिवेंज इज योर मैसिव सक्सेस। अगर किसी को जवाब देना है तो सर बोल के जवाब मत देना, आपके एक्शन से जवाब होना चाहिए। आपके एक्शन आपके इंप्रूवमेंट से होगा और खुद के बेटरमेंट के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। लगा दो पूरी ताकत, गॉड विल ब्लेस यू, 100% आपकी सक्सेस मिलेगी। और जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे उस दिन दुनिया देखेगी कि माहौल बना दिया इसने। ऑल द बेस्ट गाइस, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। एंड सर आपकी दुआओं, आप सर हमारी पूरी दुआ है आपके लिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन रात प्रेयर कर रहे हैं, हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं ऑलवेज। सर आपकी जीत ही हमारी जीत होगी बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी ताकत लगा के पढ़े, मजा आना चाहिए जीवन के अंदर। ऑल द बेस्ट, कीप योर एनर्जी एट हाई लेवल एंड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। सक्सेस 100% मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।